स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल S&K एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता हो गया होगा अब तक कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। इससे पहले हम लोग पार्ट 7 कवर कर चुके हैं। इस सीरीज का यह पार्ट 8 वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम लोग NCERT की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी किताबें साइंस की हैं उन सभी को हम कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, हमने क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया है ताकि आपके एक क्वेश्चंस में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, आपके पूरे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हम गारंटी लेते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको NCERT यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक साइंस की कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप सभी को पता है कि NCERT का कितना महत्व है हमारे लिए। ठीक है, अगर आप NCERT किताब एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको मार्केट की कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हीं बुकों को हमने दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से आप सभी के सामने क्वेश्चंस के साथ बताने की पूरी कोशिश की है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, पार्ट 7 तक अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस सीरीज का यह पार्ट 8 वीडियो हम लोग आज से कवर करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस सीरीज़ के आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको सारे अपडेट के साथ मिलते रहें। ठीक है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अपने कमेंट में आप हमें लिख के बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो के क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे लगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आज के पार्ट 8 वीडियो को। इस क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हम कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है, इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी है, यानी कि इंडेमिक फौना है। अगला कथन कह रहा है, इस क्षेत्र से चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। इस क्षेत्र से पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से कह रहा है। इन तीनों कथन में दोस्तों बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है जहां पर सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी कि सागौन मिलती है। ठीक है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। दोस्तों, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है, जिसमें सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश में है, तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लिया है दोस्तों। बोरी एवं पंचमढ़ी दोस्तों वो वन्यजीव अभयारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में है। बोरी एवं पंचमढ़ी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी मध्य प्रदेश में है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सर्वाधिक 9 राष्ट्रीय उद्यान वो आपके मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक 9 राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है, जो कि बांधवगढ़ है, फॉसिल है, कान्हा है, माधव है, इंदिरा प्रियदर्शनी है, पेंच है, पन्ना है, संजय है, सतपुड़ा वन विहार है। ये सभी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वन्यजीव अभयारण्य में बोरी हो गया, गांधी हो गया, गांधी सागर हो गया, राष्ट्रीय चंबल हो गया, पन्ना हो गया, रातापानी हो गया, सोन घड़ियाल हो गया, ये वन्यजीव अभयारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी हैं।
बिसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र की स्थानिक प्राणी है। और साल और जंगली आम के पेड़ इस क्षेत्र की स्थानिक वनस्पतियाँ हैं। कहाँ की? पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की। ठीक है। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि यहाँ के वनस्पति जात तथा जिसे फ्लोरा कहते हैं। ठीक है। चिंकारा, नीलगाय, बर्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया यहाँ के क्या प्राणी जाते हैं, यानी कि फौना है। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान से चट्टानों में आवास और उन पर शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों पर के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसमें आपका कथन क्या हो जाएगा? कथन एक तो आपका गलत है। ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। जबकि कथन में क्या कह रहा है? इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान आता है और बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये कथन आपका गलत है। यहाँ पे सतपुड़ा रहेगा पेंच की जगह पे। बाकी कथन 2 और 3 आपके क्या है? सही है। तो आपका कथन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 आपके सही है, कथन एक गलत है। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक। ठीक है। रेड डेटा बुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। रेड डेटा बुक के बारे में पहला कथन कह रहा है, यह वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पेसीज यानी कि इंडेमिक स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला कह रहा है कथन, यह वह पुस्तक है जिसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का रिकॉर्ड रखा जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों यानी कि थ्रीटेंड स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन आपके सही हैं, ये कथन आपको बताना है। दोस्तों पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेड डेटा बुक के बारे में। दोस्तों रेड डेटा बुक जो होते हैं वो पुस्तक होती है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो प्रजातियां संकट में हैं उन प्रजातियों को उनका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डेटा बुक में। पौधे, जंतुओं और अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक होते हैं। पौधे, जंतु और अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग डेटा बुक होते हैं। कुछ संकटग्रस्त वन्य जीव हमारे वन्य प्राणी अभयारण्य में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। संरक्षित क्षेत्रों में बड़े व छोटे दोनों प्रकार के जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। संरक्षित क्षेत्रों में बड़े व छोटे दोनों प्रकार के जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। तो आपका इसमें कथन 3 सही है, 1 और 2 गलत है, क्योंकि रेड डेटा बुक में वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों यानी कि थ्रीटेंड स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। आपका कथन 3 सही हो जाएगा, 1 और 2 गलत हैं आपके। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का हिस्सा है? सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, या फिर सी अजैव घटक, या फिर प्रयुक्त सभी। ठीक है। परितंत्र का जो हिस्सा होते हैं दोस्तों, उसमें किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा, धूप इत्यादि सभी संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि इकोसिस्टम। ये सभी मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसमें आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी सही हो ही जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। इकोसिस्टम का जो हिस्सा है वो
सभी पेड़ पौधे हैं, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव हैं और सभी अजैविक घटक हैं। ये सभी क्या है, इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है। यानी कि इकोसिस्टम क्या है? प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है दोस्तों, जिसके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जैविक और अजैविक घटक यानी कि जीवित और अजीवित। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र अगर हम इकोसिस्टम की बात करें दोस्तों, तो इसका प्रयोग सबसे पहले ए टांसले ने किया था। ए टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दोस्तों जो होते हैं वो होते हैं मुख्यतः 3, जिसमें पहला होता है अजैविक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक, तीसरा होता है ऊर्जा संघटक। ठीक है, अजैविक घटक की अगर हम बात करें, अजैविक घटक जो होते हैं वो रासायनिक एवं भौतिक कारकों को सम्मिलित किए हुए निर्जीव अवयव होते हैं। ठीक है, जिसमें जान नहीं होती है, लेकिन जो जीवों को उत्तरजीविता एवं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अजैविक घटक जो होते हैं वह जैविक घटक को की उत्तरजीविता और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रकाश, तापमान हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, जल और आर्द्रता हो गई। इस चारों चीज़ें क्या है दोस्तों? अजैविक घटक हैं, लेकिन जीवित घटक के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, जीवित घटक क्या होते हैं? यह जीवित अवयव होते हैं जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। ठीक है, ऊर्जा संगठक के बारे में आपको पता है। ऊर्जा के संगठक के अंतर्गत प्रकाश, सौर विकिरण तथा इसके विभिन्न पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका के संदर्भ में पहला कथन कह रहा है, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना है। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना है, कोशिका। दूसरा कथन कह रहा है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कुक ने की थी। तीसरा कथन कह रहा है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा। इनमें से दोस्तों बताना तो कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, इसमें आपका कोशिका के बारे में कथन 1 तो सही है, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना है। दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम कोशिका की खोज ने दोस्तों वह रॉबर्ट हुक ने की थी, ना कि रॉबर्ट कुक ने। ठीक है, छोटी छोटी बातें इसको ध्यान रखना। तीसरा कथन आपका सही है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। दोस्तों, जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। हमारा शरीर भी जीवित कोशिका या फिर जीवों का शरीर दोस्तों छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। मनुष्य का शरीर क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, यह जीवों में मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, इस प्रकार हमारी घर, बिल्डिंग हो गए, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी क्या होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं तथा ऊतकों से अंग का निर्माण होता है। जिस प्रकार घर का निर्माण होता है उसी प्रकार हमारे शरीर का भी दोस्तों निर्माण होता है। ठीक है, वो घर तो निर्जीव हो गया, लेकिन हमारा शरीर क्या होता है? सजीव होता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। सर्वप्रथम 1665 में कार्क की कोशिकाओं की खोज हुई थी, जिसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों, अगर हम लोग शुतुरमुर्ग की बात करें तो शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी होता है। शुतुरमुर्ग को हम ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। यह उड़ने में असमर्थ होता है, जो कि उड़ नहीं सकता। इसके अलावा दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पैरों में 2 उंगलियां पाई जाती हैं। शुतुरमुर्ग एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पैरों में 2 उंगलियां पाई जाती हैं।
जिसकी आँखों की अगर बात करें तो सिर की तुलना में बड़ी होती है। स्थलीय कशेरुकियों में इसकी आँखें सबसे बड़ी मानी जाती हैं। यह काफ़ी तेज़ दौड़ता है। शुतुरमुर्ग के अंडे दोस्तों जो होते हैं वो प्राणी जगत के अंडों में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, शुतुरमुर्ग के बारे में इसे आप याद रखना। पक्षी की अगर हम बात करें तो एमू जो होता है, एमू नामक जो पक्षी होता है वह विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी होता है शुतुरमुर्ग के बाद, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं जिनमें 3-3 उंगलियां पाई जाती हैं। शुतुरमुर्ग में 2 उंगलियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। अमीबा, पैरामीशियम और मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनमें से बताना है आपको कौन सा एक कोशिका यानी कि यूनिसेलुलर की संरचना है। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसमें आपका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, ये चारों क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि यह एक कोशिकीय इनकी संरचना होती है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेल से बनी संरचना को हम एक कोशिकीय यूनिसेलुलर कहते हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मुर्गी का अंडा हो गया, WBC हो गया, ये सभी एकल संरचना के उदाहरण हैं। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें हम बहुकोशिक यानी कि मल्टी सेलुलर कहते हैं। एक कोशिक जीव में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत कार्य करते हैं, यानी कि एक कोशिका जो जीव होते हैं उनमें सभी मूलभूत कार्य जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वृद्धि हो गया, प्रजनन हो गया, ये सभी एक कोशिकीय जीव ये सभी मूलभूत कार्य करते हैं, जो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। यानी कि बहुकोशिकीय जीव में जो बहुकोशिकीय मिल के करते हैं वह एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका करती है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, WBC, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव संरचना के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोशिका के मूल घटक यानी कि कोशिका झिल्ली जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन कह रहा है कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम यानी कि सराउंडिंग मीडियम से अलग करती है। दूसरा कथन कह रहा है कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ होता है। तीसरा कथन कह रहा है क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र जो होते हैं वह केंद्रक में उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम और गुणसूत्र जो होते हैं वह केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ये सभी कोशिका के मूल घटक हैं। ठीक है, इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, कोशिका के विभिन्न संगठक जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक यानी कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर जो पाया जाता है कोशिका द्रव्य हो गया, केंद्रक हो गया, एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है। कोशिका के अंतर्गत कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो पाया जाता है वह एक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होता है यानी घिरा होता है, जिसे कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो होते हैं वो कोशिका एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम यानी कि सराउंडिंग से अलग करती है। यह पोरस होती है, सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। विभिन्न पदार्थों की कोशिकाओं में आने जाने का नियमन करती हैं। यह झिल्ली पौधों और जंतु की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। यह झिल्ली जो होती है पौधों एवं जंतु की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है,
दोस्तों कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य जो है एक जेली के जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य जो संगठक होते हैं जैसे कोशिकांग में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जिकाय हो गया, राइबोसोम हो गया, ये कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ही माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं जो कि कोशिका के अन्य संगठक हैं अथवा कोशिकांग हैं। केंद्रक क्या होता है? कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक दोस्तों केंद्रक गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में उपस्थित होता है। कोशिका के मध्य भाग में केंद्रक होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली क्या करती? अलग करती है। यह झिल्ली भी सरंध्र होती तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, जीवाणु कोशिका में यह केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ध्यान रखना, जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक के अंदर केंद्रिका तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यह एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक के अंतर्गत, केंद्रक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका तथा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र जीन के क्या है? धारक हैं तथा कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। गुणसूत्र क्या है? वो कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। आगे कह रहा है ये वंशानुगत यानी कि क्रोमोसोम, ये वंशानुगत तथा आनुवंशिक गुणों के साथ साथ कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, जो कि केंद्रक में पाए जाते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आप याद रखना दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 आपके तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम सराउंडिंग मीडियम से अलग करती है, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसे पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, तीसरा कथन भी सही है आपका, क्रोमोसोम और गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। दूसरा कथन कह रहा है विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें से बताना आपको कौन सा कथन आपका सही है प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में। ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके ठीक विपरीत जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है तथा वह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसमें केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसमें केंद्रक झिल्ली भी पाया जाएगा, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके क्या है उदाहरण है। जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होता है। ठीक है, विषाणु ना तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना ही यूकैरियोटिक कोशिका है, ये कथन आपका गलत है। यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। निर्जीव अवस्था में यह निर्जीव होता है, सजीव अवस्था में यह सजीव हो जाता है। विषाणु जिसे कहते हैं, विषाणु ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। ठीक है, इसलिए कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। प्याज हो गया, मानव की कोशिका, ये सभी क्या है यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं।
मानव की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्याज यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्याज में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल और एक सही है। कथन 2 गलत है, क्योंकि नीले हरे शैवाल तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन विषाणु न ही यूकैरियोटिक है न ही प्रोकैरियोटिक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं। पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। जो इसमें डिफरेंस होता है, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन कह रहा है, जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका के अलावा कोशिका भित्ति नामक यानी कि सेल वॉल नामक एक अलग आवरण होता है। दूसरा कथन कह रहा है, प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है, जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। इन तीनों कथन को आपको बताना है, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। आप सभी को पता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य आवरण के रूप में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अलावा एक अन्य आवरण के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, यह पादप कोशिका को आकार भी देता है, दृढ़ता भी प्रदान करता है। ठीक है, जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल पाया जाता है जीवाणु कोशिका में भी। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता दोस्तों, इसको आप याद रखना। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। कथन 2 आपका सही है, क्यों? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। इनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। हरे रंग के प्लास्टिड जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट अथवा हरितलवक कहते हैं, जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए कथन 2 आपका सही हो जाएगा। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी तथा पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, इसलिए कथन 3 भी आपका सही है। इसमें आपका कथन केवल एक गलत हो जाएगा, क्योंकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें कथन क्या कहा? जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है, ये कथन आपका गलत है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाया जाता। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कथन 2 और 3 आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है आपका, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? संदेश को स्थानांतरित करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? पहला कह रहा है गोलाकार रक्त कोशिकाएं, स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स। दूसरा है लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स। तीसरा कह रहा है तर्करूपी पेशी की कोशिकाएं, स्पाइंडल शेप्ड मसल सेल्स, या फिर उपर्युक्त सभी। देखो, संदेश स्थानांतरण का जो कार्य करती हैं, मानव शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कार्य और आकृति से भिन्न हो सकती हैं। संदेश प्राप्त कर उसके स्थानांतरण का कार्य दोस्तों वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, संदेश प्राप्त करके उसके स्थानांतरण का कार्य जो होता है वह तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये कोशिकाएं आकृति में लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। इसी प्रकार रक्त कोशिकाएं गोलाकार तथा पेशी कोशिकाएं तर्करूपी होती हैं। रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, पेशी कोशिकाएं तर्करूपी होती हैं। पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो इसमें अमीबा एक ऐसी कोशिका है जिसकी आकृति अनियमित होती है।
पादप कोशिका की आकृति अनियमित होती है। अमीबा की बदलती हुई आकृति पदार्थ के बनने के कारण, यानी कि पैर की आकृति बनने के कारण जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। ठीक है, अमीबा का आकार दोस्तों, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, उसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं? संदेश स्थानांतरण का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, इन विट्रो निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इन्वेंट्री निषेचन। ठीक है। अगला कथन कह रहा है, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में होता है। इस कथन में से बताना है दोस्तों आपको कौन सा कथन आपका सही है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन उसको इनविट्रो निषेचन कहलाता है। जो निषेचन शरीर से बाहर होता है उसे इन विट्रो निषेचन कहते हैं। यदि निषेचन के लिए शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स जो होते हैं अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट्स के अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। निषेचन के लिए शुक्राणु दोस्तों, शुक्राणु अंडवाहिनी के अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में चिकित्सक क्या करता है, वो ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु को इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, नर के शुक्राणु और मादा के अंडवाहिनी को वह इकट्ठा कर लेता है, एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ उसे रख देता है, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन हो सके। उसमें दोनों को इकट्ठा करने में उसमें इन विट्रो निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ठीक है, कुछ घंटे रखने के बाद अगर उसमें निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे मादा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ये सभी क्रिया क्या हो रही है? अभी तक शरीर के बाहर हो रही है, शरीर के अंदर नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु का जन्म शिशु की तरह ही होता है। जब यह 1 सप्ताह तक विकसित हो जाता है तो इसे मादा के गर्भाशय में इसे डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद शिशु का जो जन्म होता है वो सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को हम परखनली शिशु कहते हैं। ठीक है, यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है, क्योंकि वो शिशु का जो विकास होता है वो मादा के गर्भाशय में होता है। इसे परखनली में तभी तक रखा जाता है जब तक उसमें निषेचन हो और उसमें युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक उसमें विकसित होने दिया जाता है परखनली में। ठीक है, उस 1 सप्ताह के बाद फिर उसे मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। उसके पश्चात जो उसका समान विकास होता है वो मादा के गर्भाशय में ही होता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही होगा इसमें। ठीक है, केवल एक कथन क्यों सही होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला कथन तो आपका सही है, इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद मादा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मात्र नाम दिया गया है परखनली शिशु का। ठीक है, इसका विकास यहाँ पे कह रहा है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में होता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसका विकास दोस्तों वो मादा के, देखिए बच्चे का विकास जो होता है वो मादा के गर्भाशय में ही होता है। इसका जो नाम दिया गया है परखनली शिशु वो एक सिर्फ नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 1 सप्ताह तक जो उसमें शुक्राणु और अंडाणु में मिला के रख देते हैं, उसके युग्मनज को हम 1 सप्ताह के लिए विकसित होने देते हैं परखनली में, इसलिए उसको नाम दिया गया है परखनली शिशु।
ठीक है, लेकिन जो उसका विकास होता है वो मादा के गर्भाशय में ही होता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जनन का पहला चरण दोस्तों निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु का यानी कि संलयन निषेचन कहलाता है। दूसरा कह रहा है, सभी अंडप्रजक यानी कि ओविपेरस जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। सभी अंडप्रजक ओविपेरस यानी कि जो अंडा देते हैं उसमें जो जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। इस बताना आपको कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक एकल कोशिका के उदाहरण हैं। ठीक है, शुक्राणु हो गए चाहे अंडाणु हो गए, दोनों एकल कोशिका के उदाहरण है। इनका संलयन यानी कि मिलाप जो है वो ही निषेचन कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता है। युग्मनज क्या होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज लगातार क्या करता है, विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होकर, कोशिकाएं क्या होती हैं, समूह बनकर विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, सभी कोशिकाएं समूह में इकट्ठा होकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, फिर ऊतकों से ही अंगों का निर्माण होता है। यह विकसित संरचना क्या कहलाती है, भ्रूण कहलाती है। यही विकसित संरचना हमारी भ्रूण कहलाती है। ठीक है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। इस विकास काल में भ्रूण की यह अवस्था वह अवस्था जिसमें शारीरिक भागों की पहचान हो सके वही हमारा गर्भ कहलाता है। ठीक है, इसी से ही हमें पता चलता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का है। ठीक है, जो कि पूर्णतः बैन है गर्भ की जांच कराना हमारे भारत में। ठीक है, तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। इस विकास काल में भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, यानी कि वो लड़की है या लड़का है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, इन भागों की पहचान हो सके उसे हम गर्भ कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, विविपेरस। ठीक है, तथा जो अंडे देते हैं उसे हम अंडप्रजक कहते हैं, ओविपेरस। जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है, सीधे शिशु को जन्म देते हैं, या अन्य जंतु जो हैं उसे हम विविपेरस कहते हैं, लेकिन जो अंडे देते हैं उसे हम अंडप्रजक यानी कि ओविपेरस। ये प्रश्न इंग्लिश में बहुत आता है, इंग्लिश के पेपर में यह प्रश्न बहुत आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जरायुज जो शिशु को जन्म देते हैं, अंडप्रजक ओविपेरस जो अंडे देते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ अंडप्रजक जो है जंतु में निषेचन शरीर के बाहर तो कुछ में शरीर के अंदर होता है। कथन में क्या कह रहा था कि सभी अंडप्रजक का जो निषेचन होता है वो शरीर के बाहर होता है, लेकिन सही क्या है, कुछ अंडप्रजक यानी कि ओविपेरस में निषेचन शरीर के अंदर होता है, कुछ में शरीर के बाहर होता है। मुर्गी में निषेचन आंतरिक निषेचन का उदाहरण है, मुर्गी में। ठीक है, अनेक जंतु की अगर हम बात करें मुर्गी के अलावा जो अंडे देते हैं, मेढक हो गया, टोड हो गया, मछली हो गया, स्टारफिश हो गया इत्यादि, इनमें से क्या होता है, निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। इसमें जो निषेचन होता है वो शरीर के बाहर होता है। कैसे, देखिए, इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। मादा जैसे ही अंडे देती है जल में, नर क्या करते हैं, उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है।
इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपका कथन 2 क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी में अंडप्रोजक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर नहीं होता, कुछ में मादा के शरीर के बाहर होता है, कुछ में शरीर के अंदर होता है। तो इसमें आपका कथन 2 गलत है, कथन 1 आपका सही है। ठीक है, तो केवल 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।